हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। 11वीं क्लास में दो ज्योग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी हैं। पहली है आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी और दूसरी आपकी है इंडियन ज्योग्राफी। पहली ज्योग्राफी जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अराउंड द ग्लोब जो भी फिज़िकल फीचर्स हम देखते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर था उसमें तो ज़्यादा आपके सीखने के लिए कुछ नहीं था, बस इतना था कि टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी जैसे फिज़िकल ज्योग्राफी हो गया और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी था। और ज्योग्राफी का जो मतलब है क्या होता है, ज्योग्राफी वर्ड आया कैसे, ये आया जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स अबाउट द अर्थ। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे ज़्यादा ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर बेसिकली डील्स अराउंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्या है। तो दो तरीके की थ्योरीज इन्वॉल्व्ड है, ओल्ड थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो ओल्डर थ्योरीज जो है आपकी, उसमें हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं, अर्थ कैसे इवॉल्व हुई। उसके बाद हमने पढ़ना है कि अर्थ इवॉल्व तो आपके क्या कहते हैं ओल्ड थ्योरीज हैं। बट अब जो मॉडर्न थ्योरीज आती है, मॉडर्न थ्योरीज बात करती हैं कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। क्योंकि आप एक बार जब यूनिवर्स के बारे में पता कर लेंगे तो यूनिवर्स का ही एक पार्ट अर्थ है, तो अर्थ के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस। अर्थ की ओरिजिन के लिए एक थ्योरी आई थी, नेबुलर हाइपोथेसिस। सबसे पहले इमैनुअल कांट जो थे जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने एक आपको आर्ग्यूमेंट दिया। इसको कहने लगे नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर का मतलब होता है क्लाउड। ठीक है, नेबुला, नेबुला का मतलब है क्लाउड। और हाइपोथेसिस यानी एक अजम्पशन। ठीक है, यानी उन्होंने कुछ अज्यूम किया था कि ऐसा हो सकता है। तो उनकी अजम्पशन ये थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो किसी एक क्लाउड से बने हैं, क्लाउड ऑफ ए मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। यानी उनका कहना था कि एक सन से जुड़ा हुआ एक क्लाउड है, उस क्लाउड से आपके प्लैनेट्स बने। 1900 में जब चैम्बरलेन एंड मोल्टन आए तो उन्होंने कहा, सुनते जाना आप ध्यान से, जब चैम्बरलेन एंड मोल्टन आए तो उन्होंने कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार रहा होगा। ठीक है, ये सन के क्लोज आया, एक वॉन्डरिंग स्टार सन के क्लोज आया और ये दोनों ये एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। वहीं पर सन से एक हिस्सा अलग हुआ, अ सिगार शेप्ड पोर्शन। मान लीजिए कुछ ऐसा सिगार शेप्ड एक पोर्शन सन से अलग हुआ। ठीक है, तो जो सरफेस सन से कह लीजिए या फिर उस नेबुला से कह लीजिए, सोलर सरफेस, हाँ, आपका जो नेबुला है वहां से एक सिगार शेप आपका पोर्शन अलग हुआ और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। ये स्टार तो आपका चला गया और ये जो सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट था ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा और करते करते ये इवॉल्व हो गया आपका प्लैनेट में। ये थ्योरी आपकी कहती है चैम्बरलेन एंड मोल्टन की ओरिजिन ऑफ द अर्थ। फिर इसी में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि कोई वॉन्डरिंग स्टार की जगह उन्होंने ये कहा कि सन का एक कंपेनियन था, दोनों कोई एग्जिस्ट कर रहे थे और उसकी वजह से एक सोलर सरफेस से एक सिगार शेप ऑब्जेक्ट निकला। तो वॉन्डरिंग स्टार को उन्होंने कह दिया ये वॉन्डरिंग स्टार कोई और नहीं, सन का एक कंपेनियन था जो इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसको हम लोगों ने कह दिया बाइनरी थ्योरीज। ठीक है, अब इसके बाद ऑटो शिमिट एंड कार्ल वाल्जेस्कर ने इसको अपडेट किया। अब उन्होंने क्या कहा, अब इसको हम पढ़ते हैं। यही बाद में जो अपग्रेडेड नेबुलर हाइपोथेसिस है यही है। उन्होंने कहा देखो भैया ऐसी बात है, ये रहा सन, इसके चारों और जो ये जो नेबुला है ये किसका बना है, ये बना है हाइड्रो, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और डस्ट है। और भी कुछ पार्टिकल होंगे बट मेजरली ये हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं
तो इनके अराउंड फ्रिक्शन भी होगा जब ये इधर रिवॉल्व कर रहे होंगे, रोटेट इधर 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 चारों ओर, तो इनमें कुछ फ्रिक्शन भी पैदा होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से ये आपस में एक दूसरे से पार्टिकल्स जो हैं जुड़ने भी लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन हीलियम है वो तो इधर सेंटर की तरफ चले आएंगे, बट इधर बाकी जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, या फिर कह लें कि हाइड्रोजन हीलियम तो आपका एक सेंटर की तरफ जाके यहाँ पर एक फ्यूजन कर लेंगे, बट बाकी जो पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपके धीरे धीरे चल के प्लैनेट में इवॉल्व होंगे, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। The friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. Process of accretion का मतलब एक तरीके से कोर का बनना। accretion होता है एडिशन बाय एडिशन ऑफ लेयर बाय लेयर। मान लीजिए कोई चीज़ बनी, उसके ऊपर अगर हम एक लेयर और बनाते हैं, एक लेयर और बनाते हैं, तो ये क्या होगा आपका प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, यानी कुछ इकट्ठा होना कहीं पर, वो कहलाता है एक्रीशन। तो कुछ इस तरह से आपका नेबुला रहा होगा, ठीक है, डिस्पर्स क्लाउड है। फिर इसके बाद यहाँ से डिस्क शेप्ड आपका ये एक, यहाँ पर तो आपका सन बन गया। सन कैसे बना ये भी हम लोग आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सन में। फिर ये सन बना और सन के अराउंड एक डिस्क शेप बनी, और ये डिस्क शेप आप देख सकते हैं रिफाइन होती गई, और इसी के में जो पार्टिकल्स थे इधर उधर, वो पार्टिकल्स आपके रिवॉल्व होते होते कुछ कुछ पार्टिकल्स, मान लीजिए कुछ यहाँ के पार्टिकल्स थे, तो ये इकट्ठा हो गए और यहाँ एक्रीट होकर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन इन्होंने प्लैनेट्स बनाना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इस थ्योरी में आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि ये अजम्पशन लेके चले हैं कि सन हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, यानी इन्होंने प्लैनेट के इवोल्यूशन की बात करी है, तो ये मान के चले कि सन बन चुका है, कि सन इज ऑलरेडी इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, मॉडर्न वर्ड थ्योरीज के बारे में देखते हैं। मॉडर्न वर्ड थ्योरीज में दो थ्योरीज हैं, एक बिग बैंग थ्योरीज है और एक सेकंड थ्योरी आपके एनसीईआरटी में बस उसका नाम दे रखा है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा फॉलो नहीं होती है और मुश्किल ही आपको कहीं मिले, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही कुछ खास एनसीईआरटी में उसके बारे में दे रखा अपार्ट फ्रॉम हिज नेम। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए हम सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी का मानना है कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड करता जा रहा है। एडविन हबल 1920 में उन्होंने एविडेंस भी दिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे कर रहा है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये पूरा जो मैटर है एग्जिस्ट करता है, ये सब क्या था, पहले टाइनी बॉल था, ठीक है, एक सिंगुलर एटम था। फिर इस सिंगुलर एटम का टेम्परेचर और आपका डेंसिटी इनफाइनाइट हो गया था, ठीक है, टेम्परेचर इनफाइनाइट, डेंसिटी भी इसकी इनफाइनाइट हो गई थी, और वॉल्यूम इसका बहुत कम हो गया था, ठीक है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम यानी बहुत स्मॉलर वॉल्यूम। तो एक छोटे से वॉल्यूम में इतना इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी, तो जाहिर सी बात ये एक्सप्लोड करेगा, एंड इट डिड, एक्सप्लोड हो गया। अब जब ये एक्सप्लोड हुआ है तो आप देख सकते हैं एक टाइनी एटम, सिंगुलर एटम, उससे कितने सारे पार्टिकल्स बने, ठीक है, ये कितने सारे पार्टिकल्स निकल के आए हैं। ये तो पार्ट था एक्सप्लोजन का। दूसरा पार्ट था एक्सपेंशन का। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, यानी मान लीजिए कुछ अगर ऐसे थे तो बाद में ये एक्सपेंड होते होते ये इतना दूर बनाते जा रहे हैं, यानी ये दूरी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक्सप्लोजन एंड एक्सपेंशन। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्टार फॉर्मेशन। तो स्टार फॉर्मेशन में मैं बता दूं, सन हमारा मेनली किससे बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से।
तो ये हमारा कुछ नेबुला था, एक बार फिर से बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए ये नेबुला था, ठीक है। ये अभी मान लीजिए यूनिवर्स में कुछ नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू फिजिक्स, ग्रेविटेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, इन सब की वजह से, ठीक है। ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हीलियम होंगे रिवॉल्व करेंगे और कुछ फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो ये कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। ये हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे से फ्यूज होने की कोशिश करेंगे, मर्ज होने की कोशिश करेंगे, और फ्यूज होने के चक्कर में जो रिएक्शन ये करने वाले हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन बहुत ही पावरफुल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी एनर्जी इवॉल्व होगी। पहले तो ये हाइड्रोजन हीलियम के यहाँ कुछ इस तरह से ये लोग कुछ क्लम्प्स बनाने लगेंगे, या लम्प्स कह लीजिए, गैसेस के कुछ लम्प्स बनने लगेंगे ये, ठीक है। तो ये लम्प्स क्या होंगे, धीरे धीरे हो सकता है एक दूसरे से टकराएं। उसके बाद इसमें जो हाइड्रोजन हीलियम है वो आपका फ्यूज करेगा, और लाइटर एलिमेंट से फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी की वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टार फॉर्मेशन की बात। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब हमने जो बात करी थी कि ये एनर्जी के ये मान लीजिए ये सन बन गया, तो इसमें हमने कुछ बात करे थे, यहाँ पर कुछ पैचेस थे, लम्प्स ऑफ गैसेस थे। तो अगर हम इन लम्प्स ऑफ गैसेस को अंदर से देखें तो प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से ये अंदर एक कोर बना लेंगे। कोर का मतलब है कि ये क्या करेंगे, जो डेंसर पार्ट होगा, ये गैसेस हैं, कई सारी गैसेस होंगी, तो इनका जो डेंसर पार्ट होगा वो इनके सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लगेगा, तो उन सब रीजंस की वजह से आपका ये सेंटर में चले आएंगे हैवियर पार्टिकल्स, और इसके चारों ओर कौन आ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं। बट जैसे जैसे आप सन से दूर जाएंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये कंडेंस होंगे, ठीक है। तो कंडेंस होंगे तो ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेंगे, और धीरे धीरे ये कुछ स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। ये प्लैनेटेसिमल्स जब एक दूसरे से टकराएंगे, छोटे छोटे होंगे, तो ये मिलके एक बड़ा सा प्लैनेट में इवॉल्व होंगे। हमको बस एक बेसिक आइडिया रखना है कि जो एनर्जी के आपके गैस के लम्प्स बनेंगे छोटे छोटे, वो लम्प्स अपने अंदर एक कोर बनाएंगे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। वो कोर बनाएंगे, आउटर में गैसेस की कवरिंग रहेगी, वो आगे चल के कंडेंस होंगे, जो कि मिल के वो एक राउंड स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट को अपन प्लैनेटेसिमल्स कहेंगे। वो प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराएंगे और मर्ज होकर एक प्लैनेट में इवॉल्व होंगे। सो दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर है सन, तो ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये सन से डिस्टेंस के बेसिस पे लिखा गया है। सबसे करीब मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर एक आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये एस्टेरॉयड बेल्ट की वजह से हम कुछ क्लासिफिकेशन भी कर पाते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच में जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम कहेंगे इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल। इनर प्लैनेट्स क्यों, क्योंकि ये सन के करीब हैं। टेरेस्ट्रियल इसलिए क्योंकि इनमें अर्थ लाइक फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सब चीज़ें अर्थ लाइक हैं, तो इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहेंगे। इनकी डेंसिटी हाई होती है, यानी इनका एटमॉस्फेयर थिक होता है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर थिक होता है क्योंकि ये सन के करीब होते हैं। हमें भी पता है हमारे अर्थ पे भी एक एटमॉस्फेयर है, इसी तरह से ये जो कंट्रीज है इनका एक थिक एटमॉस्फेयर होता है।
रीज़न कुड बी द कि एटमॉस्फेयर इसलिए भी टिक पाता है क्योंकि इनका साइज कम होता है कंपैरेटिवली। जो आपके अदर जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो जुपिटर के बाद वाले हैं, उनके कंपेयर में ये छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से इनकी ग्रेविटी भी कम होती है, और ग्रेविटी कम होने की वजह से इनकी जो क्या कहते हैं, ग्रेविटी कम होने की वजह, ओ सॉरी, इनकी जो वॉल्यूम है, मतलब छोटे हैं तो वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये कम लगा पाते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपका यहाँ पर एटमॉस्फेयर टिक पाता है। ठीक है, या फिर मैं शायद थोड़ा सा उल्टा बोल गया हूँ। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इनका जो रेडियस होता है प्लैनेट का वो होता है कम, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरी साइड आपके होते हैं ये अदर 4 प्लैनेट्स, जिनको हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि इनके जो फीचर्स होते हैं लाइक द जुपिटर होते हैं। लो डेंसिटी, जैसे इनकी डेंसिटी हाई होती है, थिक एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर थिन एटमॉस्फेयर होता है। रेडियस ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और ये सन से दूर भी हैं तो सोलर विंड्स का इम्पैक्ट भी इन पर कम ही रहेगा। ठीक है, सो दीज वाज ऑल द थिंग्स अबाउट द सोलर सिस्टम। इसके बाद आपका आता है द मून। अब मून के बारे में 1838 में सर जॉर्ज डार्विन उन्होंने कहा था कि अर्थ और मून एक ही बॉडी थी। फिर क्या हुआ, मून रिवॉल्व करता गया तो मून एक डंबल शेप्ड बॉडी में बन गया धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, सॉरी अर्थ था, अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा एक डंबल शेप बॉडी बन गया, और ये हिस्सा एक दिन इवेंचुअली अलग होके मून बन गया। ये कहा था सर जॉर्ज डार्विन ने। बट नाउअडेज हम कौन सी थ्योरी मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एक बॉडी थी 3 टाइम्स अराउंड 1 to 3 टाइम्स द साइज ऑफ द मार्स, वो अर्थ के साथ कोलाइड करी। ठीक है, अर्थ के साथ कोलाइड करी तो अर्थ का एक हिस्सा, ठीक है, समटाइम्स आफ्टर द अर्थ वाज इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस, तो अर्थ का एक हिस्सा ये स्पेस में ले गई, और यही हिस्सा आपका बन गया मून। दिस पोर्शन ऑफ blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed into the present moon about 4.44 billion years ago। तो मून हमारा कितना पुराना है, अराउंड 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। Now the next is evolution of अर्थ। तो अर्थ प्लैनेट देख लिया, जिस तरह से प्लैनेट बना तो आपका अर्थ भी बना, बट अर्थ में जैसे हम लोग आज देखते हैं, आज जैसी हमारी अर्थ है तो ये तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके बनी है, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ओशियंस, ये सब तो पहले नहीं रहे होंगे, ये भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए होंगे। पहले तो गैस थी, उसके बाद ही धीरे धीरे बने। तो ये सब कैसे बने, अर्थ में भी अगर आप बात करेंगे तो एक क्या कहते हैं, अर्थ में भी अगर हम बात करें तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे अंदर कोर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, मेंटल की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, फिर आपका कोर है, ठीक है, कोर है, मेंटल है, फिर आपका क्रस्ट है, क्रस्ट पे भी इधर लिथोस्फीयर है, ठीक है, फिर उस पर भी जो पानी वाटर बॉडीज़ हैं हाइड्रोस्फीयर है, उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। तो हर लेयर पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अर्थ शो कर रही है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं वन बाय वन। तो अर्थ में 3 चीज़ें पढ़नी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो देखते हैं लिथोस्फीयर कैसे बना। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज। अब देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो डेंसर मटेरियल्स थे वो कोर में आ गए। तो अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अगर ये मान लीजिए अर्थ है और ये सेंटर है, तो जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला पार्ट होगा। जैसे जैसे ऊपर आएंगे डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी, जो अंदर इसके जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वक्त जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती गई, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता गया, और टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें ये कूल हुआ और फिर सॉलिडिफाई हुआ, और धीरे धीरे ये स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होता गया।
और फिर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होने के बाद ये जो आपको आउटर क्रस्ट मिलती है इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अंदर तो अभी भी लिक्विड है बट बाहर वाला पार्ट सॉलिडिफाई होके आपको उसने क्रस्ट बनाया। फिर आपको क्रस्ट मिला, अंदर मेंटल है, फिर कोर है, कोर में भी दो हिस्से हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे एलिमेंट्स या जो मटेरियल है अंदर उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट लिथोस्फीयर। नाउ इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो तीन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस होना, यानी पहले अर्थ पे क्या था, इधर हाइड्रोजन हीलियम थी, तो ये आपका किधर चलेंगी, सोलर विंड्स उड़ा के ले गई सन के पास। सेकेंड स्टेज में आपका हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हमारी जो अर्थ का इंटीरियर है, इंटीरियर में भी कुछ गैसेस थी, वाटर वेपर्स थे जो बाहर निकल के आए, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बना। वो निकल के कैसे आए, वो आपके निकल के आए जैसे वोल्केनो वगैरह हुआ, वोल्केनो हुआ तो उससे कुछ गैसेस बाहर निकल के आई, वाटर वेपर्स निकल के आए, और ये जो गैसेस वोल्केनो से बाहर निकल के आई इन्हें हम कहते हैं डी गैसिफिकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, डी गैसिफिकेशन। तीसरी चीज थी आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ने क्या करा, आपका CO2 एब्जॉर्ब करा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो इससे हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और हमारे वाटर वेपर्स थी, कूल डाउन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। तो कंडेंसेशन हुआ, वाटर बना, फिर आपका यही जो सनलाइट आती थी, सनलाइट से जो वाटर था फिर इवेपोरेट होता था, फिर प्रेसिपिटेशन से ज़मीन पर आता था, तो रेनफॉल होने लगी, इसी रेनफॉल से आपके ओशंस बनने लगे, ओशंस बने, फिर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बढ़ती गई, फिर वो ऑक्सीजन आपके ओशंस में फैलती गई, तो इस तरह से फिर चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। तो ये थी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की कहानी। अब लाइफ की बात करें तो लाइफ तो हमें पता है एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी, और इसके रिकॉर्ड हमें अपनी लाइफ के फॉसिल से मिलते हैं, अलग अलग एल्गी से मिलते हैं। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट करते हैं लाइफ को कहते हैं केमिकल रिएक्शन रहा होगा, जिसमें पहले से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरेट किए होंगे और उनको धीरे धीरे असेंबल किया गया होगा। इनकी ये असेंबलेज इस तरह थी कि ये एक दूसरे को डुप्लीकेट करके इनएनिमेट मैटर को लिविंग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।